Hello everyone, welcome to the next learning session for you. In today's lecture, we are going to see a very important chapter of GST, that is the basis of charges. This is a part 1, and in the next video, I will cover the remaining part of the basis of charges, because the basis of charges is a little big chapter which is not to be covered in a one video. Okay, if I will cover also, then also you will not understand, so I had made it in the two parts. So let us first see what is the basis of charges in GST. मतलब कि जीएसटी में किस बेसिस पे टैक्स लगाई जाती है उसको बोलती हैं चार्जेस ऑफ जीएसटी। तो इस पूरे चैप्टर में आप सीखेंगे कि टैक्सेबल इवेंट ऑफ सप्लाई क्या होता है। सेकेंड आप सीखेंगे एक्सटेंड, मतलब कि ये जो जीएसटी का जो लॉ है वो कहाँ तक इम्प्लीमेंट होगा और कब से लेके ये स्टार्ट हुआ है। उसके बाद में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आप सीखेंगे वो है लिवे एंड कलेक्शन, राइट। तो लिवे एंड कलेक्शन मतलब क्या कि कौन लगाएगा और कौन कलेक्ट करेगा, ये सब सारी जो डिटेल्स हैं, या ऐसे में बोलूँ कि किस किस के ऊपर लगाई जाएगी और कलेक्ट की जाएगी, इट इज गिवन इन द सेक्शन 9। सेक्शन 9 जो है उसके पूरे 5 हिस्से हैं, डेट इज सेक्शन नंबर 9 के सबसेक्शन 1 and 2 विच डील्स विद द बेसिक्स ऑफ जीएसटी। मतलब कि पूरा बेस इसका जो जीएसटी का बेस है, मतलब कि किसके ऊपर चार्ज किया जाएगा और क्या क्या लिखा है, वो सेक्शन 9 के सब सेक्शन 1 and 2 में लिखा है। और उसके बाद में जो 9 का सबसेक्शन 3 है वो, और सबसेक्शन 9 का 4 जो है, ये दोनों डील करते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का। किसको डील करते हैं? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और इसके बाद में जो 5th वाला है, दैट इज ई कॉमर्स, मतलब कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के बारे में दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप सेक्शन 9 के 5 सबसेक्शन सीखेंगे। उसमें से सेक्शन जो 9 का 1 and 2 है, मतलब कि टैक्सेबल इवेंट, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट ऑफ जीएसटी लॉ, और सेक्शन 9 का सब सेक्शन 1 and 2 आप इस वीडियो में सीखेंगे। सेक्शन 9 का 3 and 4 बड़ा होने की वजह से नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा ऑब्वियसली, उसके साथ में 9-5 भी नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा। और इसी का मतलब चार्जेस ऑफ जीएसटी में एक और पार्ट है, दैट इज कॉल्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपोजिशन लिवे। और वो किस में लिखा है? सेक्शन 10 में। मतलब कि ये जो ओवरव्यू ऑफ चार्जेस ऑफ जीएसटी है, इसके 2 सेक्शंस हैं, वन इज सेक्शन 9 एंड अनदर इज सेक्शन 10। अगेन जो सेक्शन 10 है उसमें 1 to 5 रूल्स है, और ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। मतलब कि ये पूरा कवर करने के लिए मैंने 3 वीडियो बनाए हैं। इसका मतलब है कि चार्जेस ऑफ जीएसटी पार्ट 1 में अब यहाँ तक कवर होगा 9(1) and 2 सबसेक्शंस, और वीडियो 2 में 9(3) and 4 and 5 कवर होगा, और कंपोजिशन लेवे के लिए एक सेपरेट वीडियो होगा। अगर आप तीनों ही वीडियो देखते हैं और उसके बाद में एक मेरा और वीडियो होगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर यू विल सी दिस टुगेदर, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स इन द एग्जाम। सो लेट अस फर्स्ट टर्न टुवर्ड्स द our talks towards the today's videos content. Today we are going to see the taxable event of supply. We are going to see the extent and commencement of a GST laws, and we are going to see the levy and collection of GST section 9 और उसका section 1 and 2। और ये इस वीडियो में कवर नहीं होगा, और ये भी इस वीडियो में कवर नहीं होगा, ये भी इस कवर नहीं होगा। दिस विल बी कवर्ड इन द पार्ट 2 and this will be a separate video for you. So let us start with taxable event. So taxable event जो है उसमें हम सीखेंगे इंट्रा एंड इंटर स्टेट सप्लाई, नेक्स्ट इज एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट ऑफ जीएसटी, और तीसरा हम सीखेंगे डेफिनेशन ऑफ इंडिया एंड अदर्स डेफिनेशंस। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले जो बेसिस ऑफ चार्जेस है, मतलब जो टैक्स लगाना है, जीएसटी हो, एसजीएसटी हो, आईजीएसटी हो, ये जो पावर है जो भी गवर्नमेंट लगाती है, वेदर इट्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट और वेदर इट इज अ स्टेट गवर्नमेंट,
ये जो पावर है वो उनको ये पावर मिला है, कहाँ से मिला है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मिला है। तो ये पहला एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो है इट इनेबल्स इंटीग्रेशन, मतलब कि ये जो जीएसटी है वो इंटीग्रेशन हुआ है किसका किसका? सेंट्रल एक्सपोर्ट ड्यूटी, स्टेट वैट, एडिशनल ड्यूटीज, कस्टम, ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स एंड सर्विस टैक्स, इन सबको मिला के हमारा जो जीएसटी बना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्सेबल इवेंट। अब टैक्सेबल इवेंट समझने के लिए आपको क्या क्या समझना होगा कि ना हमें मैन्युफैक्चरिंग देखना है, ना ही हमें सेल ऑफ पॉइंट देखना है, हमें कुछ नहीं देखना है। हमें सिर्फ क्या देखना है कि सप्लाई, अगर सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस हुई है तो वो हमारा टैक्सेबल इवेंट है, और अगर सप्लाई नहीं है तो टैक्सेबल इवेंट नहीं है। और एक यहाँ पे जो हमको बेसिस ऑफ चार्ज में बहुत अच्छे से समझना है वो है हमारा इंट्रा और इंटर स्टेट। पहले तो एक पॉइंट ऑलरेडी वीडियोस पे मैंने बताई है, फिर भी मैं यहाँ पे कवर करती हूँ। अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो वहाँ पे हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, और अगर हमारा इंटर स्टेट है तो वो आईजीएसटी वहाँ पे लगता है। तो अब यू नो कहाँ पे क्या लगेगा उससे पहले तो हमको पहले ये कंसेप्ट समझना होगा कि इंटर और इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होती है। स्टूडेंट प्लीज इसके नेक्स्ट जो स्लाइड है उसके ऊपर अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आई होप सो कि नेक्स्ट 2 स्लाइड में आपको इंटर और इंट्रा का अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होगा तो वो टोटली क्लियर हो जाएगा, और जिनको पता ही नहीं होगा उनको तो डेफिनेटली यू नो समझ में आ ही जाएगा। तो लेट अस सी व्हाट इज अ इंट्रा एंड इंटर स्टेट सप्लाई। ओके, सो सबसे पहले जो इंटर और इंट्रा स्टेट सप्लाई है वो 4 चीजों के ऊपर डिपेंड होती है। सबसे पहले तो सप्लायर, सेकंड क्या? रेसिपेंट, मतलब कि कौन सप्लाई दे रहा है और किसको मिल रही है। ये 2 कंपोनेंट्स हमें चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा डिपेंड यू नो मोस्ट इंपॉर्टेंट है लोकेशन ऑफ सप्लाई, मतलब कि जो सप्लायर है वो कौन सी एरिया में है, राइट। और जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, रेसिपेंट कहाँ पे है उससे कुछ मतलब नहीं है, लेकिन जो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब जो हमें सप्लाई करना है वो कौन सी जगह पे करना है, ये 2 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। और इन दोनों के ऊपर आई मीन टू से कि लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ये दोनों ही डिसाइड करती हैं कि ये इंट्रा है कि इंटर है। कैसे, जरा आगे देखते हैं। एक एग्जांपल ले लीजिए कि एक सप्लायर है जो महाराष्ट्र में है, राइट, वो सप्लाई कर रहा है गुजरात में, फाइन। और जो मतलब कि सप्लायर की जो लोकेशन है वो महाराष्ट्र है, राइट, और रेसिपेंट जो है वो कहाँ पे है? गुजरात में है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे है? गुजरात में। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? इंटर स्टेट, क्योंकि यहाँ पे 2 डिफरेंट स्टेट्स हैं, राइट। जब भी 2 डिफरेंट स्टेट होंगे तो ये क्या हो जाएगा? इंटर हो जाएगा। मतलब कि अगर महाराष्ट्र का महाराष्ट्र में ही सेल हो रही है, सप्लाई हो रही है, तो वो इंट्रा होता है, मतलब विद इन द महाराष्ट्र स्टेट, मतलब कि इंट्रा। पर यहाँ पे क्या है? 2 अलग अलग स्टेट है, वन इज महाराष्ट्र एंड अनदर इज अ गुजरात। तो यहाँ पे जो सप्लायर की लोकेशन एक अलग जगह पे है और प्लेस जो है सप्लाई की वो अलग जगह है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो रेसिपेंट है मतलब जो यू नो सप्लाई के लिए ऑर्डर दे रहा है वो भी गुजरात में है। जरा आगे देखते हैं, एक मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करती हूँ और देखिए तो भी आपको समझ में समझाना है कि इंटर और इंट्रा में क्या डिफरेंस है। यहाँ देखिए मैंने क्या चेंज किया, ये जो रेसिपेंट है उसको मैंने ला दिया महाराष्ट्र में, मतलब कि हमारा जो सप्लायर है वो भी महाराष्ट्र में है, जो लोकेशन ऑफ सप्लाई है वो भी कहाँ से? महाराष्ट्र से है, मतलब उसकी फैक्ट्री महाराष्ट्र में। और जो रेसिपेंट ऑर्डर दे रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, जो रेसिपेंट ऑर्डर दे रहा है वो भी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, राइट। अब देखते हैं क्या हो रहा है। पर वो जो रेसिपेंट है ऑर्डर महाराष्ट्र में दे रहा है, लेकिन वो बोल क्या रहा है कि ये जो मैंने आपको ऑर्डर दिया है वो मुझे कहाँ पे चाहिए? महाराष्ट्र में नहीं चाहिए, मुझे कहाँ चाहिए? गुजरात में चाहिए। तो भी ये हमारी क्या हो जाएगी स्टूडेंट? दिस विल बिकम इंटर स्टेट, क्योंकि यहाँ पे रेसिपेंट कहाँ पे है उससे कुछ लेना देना नहीं है हमें, राइट। वो गुजरात में हो चाहे महाराष्ट्र में हो, हमारी चीजें 2 चीजें ही डिसाइड करेंगी कि इंटर है कि इंट्रा, मतलब कि लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लायर, राइट। अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों ही एक जगह है, मतलब एक ही स्टेट में है, तो वो इंट्रा है, अदरवाइज इट इज इंटर स्टेट।
सी यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट में आपको दे दिया है, अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर दोनों ही सेम स्टेट में है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रा, राइट, मतलब विद इन द स्टेट। और अगर लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों ही अलग अलग है तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटर। इसके लिए इस पूरी स्लाइड में मैंने सिर्फ इंटर एक्सप्लेन किया है कि ताकि आप उसका उल्टा करेंगे तो वो इंट्रा हो जाएगा, मतलब विद इन महाराष्ट्र गुजरात, कोई और स्टेट पिक्चर में नहीं आएगा, राइट। तो दिस इज यू नो concept of inter and intra. Let us move ahead. अगर आपको पता चल जाता है कि इस जो सप्लाई है विद इन वन स्टेट है, मतलब कि इंट्रा है, तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टैक्स लगाएगी CGST और स्टेट गवर्नमेंट अपना टैक्स लगाएगी SGST, राइट। पर अगर स्टेट नहीं है, वो यूनियन टेरिटरीज हैं, तो वो अपनी टैक्स लगाएगी UT GST। ये दोनों नहीं लगेंगी, इन दोनों में से कोई एक लगेगा, या तो स्टेट का लगेगा या तो, क्योंकि एक या तो कोई स्टेट हो सकता है या यूनियन टेरिटरीज हो सकती है, और ये मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में आपको क्लियर कट समझाया है। आगे देखते हैं। और अगर आपको पता चल जाता है इंटर है, मतलब कि जहाँ पे दो डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो वहां पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, राइट, वो क्या लगाएगी, IGST, मतलब यहाँ पे एक ही लगेगा। यहाँ पे अगर एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँ, अगर आपकी कोई सप्लाई है जो 18% है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9% लगेगा और यहाँ पे 9% लगेगा। पर अगर वो इंटर स्टेट सप्लाई है और IGST लग रहा है, तो यहाँ पे आपको 18% साथ में गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा। पर एक पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सिर्फ कलेक्ट करेगी, मतलब कि वो सिर्फ कलेक्ट करेगी, खर्चा नहीं करेगी। मतलब कि जो भी IGST कलेक्ट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पहले डिवाइड होगा, उसके बाद में हर एक गवर्नमेंट अपना अपना स्पेंड करेंगी। मतलब कि 18% सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कलेक्ट कर रही है तो पहले 9% वो स्टेट को देगी जो स्टेट इसमें इन्वॉल्व होगा, राइट। उसके बाद में जो रिमेनिंग 9% बचेगा वो ही सेंट्रल गवर्नमेंट यूज करेगी। दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ IGST। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब हमें ये देखना है कि ये जो GST का जो लॉ है वो कहाँ तक लागू होता है। ऑब्वियसली जो CGST का जो एक्ट है वो 2017 में आया और वो होल ऑफ द इंडिया में अप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट डेफिनेशन जो आपसे पूछा जाता है कि इंडिया का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडिया। आप बोलोगे इंडिया का तो हमें मालूम है, डेफिनेशन नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि GS टैक्स के लिए हर एक अगर आप डायरेक्ट टैक्स कर रहे हो उस समय पर्सन का डेफिनेशन अलग हो जाता है, वैसे ही GST के टाइम पे जो डेफिनेशन आपको लिखना है, ये पॉइंट्स में अगर आप आंसर लिखते हो तो आपका आंसर बन जाएगा। मतलब कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ वाटर, सी बेड्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, सबसॉइल एंड एयर स्पेस। मतलब कि ये सब हम मिला के हमारे लिए, इसमें से किधर भी भले सी बेड में हो, एयर स्पेस में हो, कहीं पे भी अगर सप्लाई हो रही है तो वो हमारे इंडिया के स्कोप में आ जाता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ इंडिया। लेट अस मूव अहेड। अब यहाँ तक हमने स्टूडेंट कवर किया व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट एंड एक्सटेंट ऑफ एंड कमेंसमेंट ऑफ GST लॉ। अब मैं हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लिवी एंड कलेक्शन ऑफ GST, दैट इज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेक्शन 9। और सेक्शन 9 का आज के लेक्चर में 1 and 2 पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द सेक्शन 9। So section 9 is delay with the levy and collection. इसके 5 subsections हैं, 1, 2, 3, 4 and 5. Let us see about the 1 and 2. बहुत ही सिंपल है सेक्शन 9 का 1 and 2। वो इट्स स्पीक अबाउट द परव्यू ऑफ द लिवे, राइट। सो इसमें 5 जो हैं वो इस तरीके से आप टेबल फॉर्म में भी देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वन है वो प्रीव्यू बताता है, सेकंड जो है वो लिस्ट बताता है जो गवर्नमेंट नोटिफाइड करती है कि किसके ऊपर टैक्स लगानी है और किसके ऊपर नहीं लगानी है।
इसके बाद वाले जो है वो है रिवर्स चार्ज के दो, जो इस अब कवर नहीं होंगे, नेक्स्ट वीडियो में होंगे, और नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। तो इस तरीके से 5 सबसेक्शंस हैं लिवे एंड कलेक्शन के। तो लेट अस सी 1 and 2। 1 and 2 is very easy, subsections of section 9. These 1 and 2 speaks only about the basics, right? सबसे पहले जो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जो हमारा सेक्शन 9 है ऑफ CGST, वो इक्वल है किसके? सेक्शन 5 ऑफ IGST एक्ट। ये मैंने इसके लिए यहाँ पे मेंशन किया है कि ताकि आपको अगर ऑब्जेक्टिव्स या ट्रू फॉल्स में अगर पूछेंगे तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों एक इक्वलेंट है, मतलब जो सेक्शन 9 ऑफ CGST में लिखा है वही सेम क्या है सेक्शन 5 ऑफ IGST एक्ट में जो अप्लीकेबल है। और जो सेकेंड पॉइंट इसमें 1 and 2 में लिखा हुआ है वो है कि जो अल्कोहलिक लिक्विड है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वो हमारे GST एक्ट में नहीं आता है, मतलब कि वो GST एक्ट के बाहर है। जरा ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन कंजम्पशन। क्यों? क्योंकि अगर अल्कोहलिक लिक्विड है लेकिन वो किसी और पर्पस के लिए, मेडिसिन के लिए या किसी और पर्पस के लिए यूज किया जाता है, तो उसके ऊपर GST लगेगा। पर अगर लिक्विड बन रहा है और वो सिर्फ ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, तो उसके ऊपर अभी GST नहीं लगता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ टैक्स नहीं लगता है, मैं बोल रही हूँ GST नहीं लगता है, मतलब कि उसके ऊपर टैक्स लगता है कोई और, लेकिन GST के अम्ब्रेला में ये नहीं है, राइट? ये याद रखिएगा, बहुत बार ऑब्जेक्टिव्स पूछते हैं ह्यूमन कंजम्पशन अल्कोहल लिक्विड के ऊपर। नेक्स्ट वन है जो GST के अम्ब्रेला से बाहर रखे गए हैं, डेट इज 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनको भी GST के लूप से टेम्पररी, मैं वर्ड यूज कर रही हूँ अगेन टेम्पररी, क्योंकि ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है और सारे स्टूडेंट्स रॉन्ग लिखते हैं, तो प्लीज वापस से ध्यान दीजिएगा। टेम्पररी इसको आउट ऑफ GST रखा गया है, मतलब कि इन फ्यूचर जब गवर्नमेंट नोटिफाइड करेगी डेट, जब भी नोटिफाइड करेगी डेट, उस नोटिफाइड डेट से लेके वो GST के एम्बिट में आ जाएगा। तो ये कौन से 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं? सबसे पहले ऑब्वियसली पेट्रोल, नेक्स्ट इज डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस एंड एविएशंस, ट्यूबिनल फ्यूल। इस तरीके से ये 5 जो है अब एट प्रेजेंट आउट ऑफ GST के एम्बिट से बाहर है फॉर अ टाइम बिंग। ओके, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछा गया है, जो मैक्सिमम रेट हमारे इंडिया में कहाँ तक लगाए जा सकते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, 20% तक मैक्सिमम लगा सकती है CGST, राइट? मतलब कि अगर CGST 20 लगाएगी तो उसी जगह SGST भी कितना लगाएगी? 20। तो 20 मिला के 40 हो जाएगा। और अगर हम IGST की बात करें तो वो कितना हो जाएगा? 40%। तो इसके लिए इस तरीके से दिया गया है 20% एंड 40%, मतलब 20% फॉर CGST, 20% फॉर SGST, दोनों का मिलाएंगे तो 40% हो जाता है इंट्रा के लिए, और अगर IGST है तो वो 40% हो जाएगा। तो इस तरीके के भी आपको ऑब्जेक्टिव्स पूछ सकते हैं। दिस इज अ टोटल बेसिक of section 9 1 and 2। और इसके सिवाय the value for levy shall be calculated as per the section 15। अभी लगाने के लिए जो हमको वैल्यू चाहिए, किसके ऊपर टैक्स लगाएं, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? एज पर द सेक्शन 15 ऑफ CGST एक्ट 2017। मतलब कि सेक्शन 15 के ऑफ CGST के एक्ट में वैल्यू कैसे कैलकुलेट करने का टैक्स लगाने के लिए उसके बारे में दिया गया है। ये इसके लिए मैंने यहाँ पे डाला है क्योंकि काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स इसके ऊपर भी पूछे गए हैं कि वैल्यूएशन ऑफ लेवी इज गिवन इन दैट सेक्शन। ओके, सो ये थोड़ा सा मेरा जो ये स्लाइड है, कीपिंग इन माइंड के यूनिवर्सिटी में अलग अलग टाइप के इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं जो स्टूडेंट यूजुअली रॉन्ग लिखते हैं, इसके लिए ये सब मैंने मेंशन किया हुआ है। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम आगे वाले वीडियो में वैल्यूएशन सीखेंगे। लेट अस मूव अहेड स्टूडेंट। अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट आ रहा है रेट कार्ड, मतलब कि गुड्स और सर्विसेज के ऊपर GST का टैक्स कितना लगेगा। अब कौन सी चीज के ऊपर कितना लगेगा वो तो ना डिस्कस किया जा सकता है और ना ही आपको याद रहेगा, लेकिन इस स्लाइड में मैं आपको कोशिश करूंगी स्लैब्स बताने की। पहले मेरा जो स्लैब है वो है फॉर गुड्स। हम जो बात कर रहे हैं सबसे पहले किसके लिए बात कर रहे हैं? गुड्स के लिए। जो गुड्स के हैं वो 1 2 3 4 5 6 स्लैब्स दिए गए हैं।
अगर CGST और SGST 0.125 है तो इसका डबल कर दिया, IGST कितना हो जाएगा 0.25। तो ऐसे ही देखेंगे अगर CGST 14 है तो IGST कितना हो जाएगा 28। तो ये जो 6 स्लैब्स हैं ये फॉर गुड्स हैं। तो आप सोचो कि मैम किसके लिए, क्या आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में एट प्रेजेंट आपको देते हैं कि कितना परसेंटेज लगाना है। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि गुड्स के लिए 6 स्लैब्स हैं और मिनिमम 0.125 से लेके मैक्सिमम 28% तक है। और मैंने आपको बताया था से पहले वाले स्लाइड में कि 20 से 40% तक हाईएस्ट रख सकते हैं। तो एट प्रेजेंट हमारे इंडिया में हाईएस्ट चल रहा है 28%, राइट। और सेम थिंग जो सर्विसेज हैं उसके लिए 4 स्लैब्स हैं। 2.5 अगर यहाँ पे CGST और SGST लगा रहा है तो IGST वो कितना हो जाएगा 5% लाइक दैट। तो लास्ट में इज 14 to 28%. So these 4 slabs are for, you have to remember, this is for services and this is for goods. और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आई हैव टू मेंशन, अगर किसी को बहुत डिटेल में जाना है तो आपको CBIC वेबसाइट पे डिटेल में किसके ऊपर 2.5%, किसके ऊपर 5% टैक्स लगेगा, किसके ऊपर 28% लगेगा, ये पूरी कंप्लीट प्रोडक्ट वाइज लिस्ट आपको मिल जाएगी। लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी जरूरत होती तो मैं डेफिनेटली आप इस वीडियो में आपके लिए इंक्लूड कर देती। लेट अस मूव अहेड। सो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम लोगों ने कवर किया टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट ऑफ GST लॉ क्या है, लिवे एंड कलेक्शन ऑफ GST इन इंडिया, दैट इज सेक्शन 9 में। सेक्शन 9 का सबसेक्शन 1 and 2 हमने देख लिया, जो डील करता है बेसिक्स ऑफ GST। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और कंपोजिशन लिवे हम लोग आने वाले वीडियो में सीखेंगे। तो इस तरीके से आज के वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर मैं 9, 3, 4, 5 में गई तो आपको बहुत ही मिक्सअप हो जाएगा। आई होप सो कि मैंने पूरे वीडियो को आपको बहुत स्लोली समझाने की कोशिश की है। आई होप सो यू वुड हैव गॉट, एटलीस्ट यू हैड गॉट द आइडिया ऑफ चार्जेस ऑफ GST। मैं जानती हूँ इतने वीडियो से आपको कुछ नहीं समझेगा, पर डेफिनेटली 9 का 3, 4, 5 के बाद में डेफिनेटली बहुत कुछ आपके पास में आ जाएगा। तो इसके लिए मेरी प्लीज रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इसके साथ में वीडियो नंबर पार्ट 2 ऑफ दिस यू शुड सी। एंड if you like my videos, please mention in the comment box and please share and like my videos. Thank you for watching the video.